स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Hello everyone, this is Thakur Anjali Ajay here and I have secured All India rank 43 in UPSC CSE 2023. So आज हम मेरे रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि कैसे अलग अलग रिसोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है मैंने इस्तेमाल किए हैं अपने प्रिपरेशन में। तो हम GS वाइज चलेंगे। पहले GS 1 की बात करें तो GS 1 में हिस्ट्री बेसिकली मैंने स्पेक्ट्रम को ही रेफर किया है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। और हिस्ट्री में अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री और मिडीवल और एंशिएंट की बात करूं तो उसके लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की बुक इस्तेमाल की थी और उसमें से मैंने नोट्स बना लिए थे। मैंने एक बार नोट्स बनाए थे जिसमें मेरे भाई ने भी मेरी हेल्प की थी। सो एक बार वो नोट्स जब बन गए थे तो उन नोट्स को ही मैंने अपने सभी अटेम्प्ट में, तीनों अटेम्प्ट में इस्तेमाल किया है और उसने मुझे हेल्प की है प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। कई बार मेंस में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, चोला गुप्ता ये सब, तो उन नोट्स से काफ़ी कुछ कवर हो गया था और वो नोट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया था। देन कम्स वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मेनली मैंने विजन IAS के जो नोट्स हैं उसमें से रेफर किया था कुछ चीज़, और प्रतीक नायक सर के फ्री वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसने मुझे वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिला था, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो जनरली हम अलग अलग GS में पढ़ ही लेते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो इकोनॉमी में पढ़ लेते हैं, देन कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना ये पॉलिटी में पढ़ लेते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने कभी कोई पर्टिकुलर सोर्स इस्तेमाल नहीं किया है, बट सिर्फ PYQ से मैंने जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है वो करती थी मैं PYQ से। PYQ को आप सर्च करिए और उसमें से आप चीज़ें सीख लीजिए। अगर कुछ पर्टिकुलरली लग रहा है कि कुछ अलग है या कम है तो उसकी थ्योरी को सर्च करके आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस क्योंकि वेटेज कम है, क्वेश्चंस कम आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं है, सिर्फ PYQ को रेफर किया है। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में मैंने 11th-12th की NCERT की है, 4 NCERT है, फिजिकल इंडिया वाला NCERT एंड देन इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये 4 मैंने बुक्स पढ़ी थी जिसमें से कुछ मैंने नोट्स बना लिए थे। और GC लियोंग भी मैंने पढ़ा था। GC लियोंग जो है वो ऑप्शनल है, लाइक अगर मान लीजिए आपके पास तैयारी करने का समय है, मैंने कॉलेज से तैयारी शुरू की थी तो मेरे पास टाइम था तो मैंने GC लियोंग पढ़ लिया था। अगर आप GC लियोंग पढ़ते हो तो उससे थोड़ा क्लैरिटी आता है, उसमें कॉन्सेप्ट्स बेटर तरीके से बताए हुए हैं, थोड़े डीप में बताए हुए हैं। तो अगर आप पढ़ो तो अच्छा है। अगर आप भी मेरी तरह तैयारी कर रहे हो, कॉलेज से ही हो या फिर 1-2 साल है आपके पास, तो प्लीज़ आप उसको पढ़िए। अदरवाइज कोई बात नहीं, ऑप्शनल है, चल जाएगा, सिर्फ NCERT से भी चल जाएगा। देन मेंस के पर्सपेक्टिव से मृणाल सर के चैनल पे वीडियोस है अवेलेबल ज्योग्राफी को लेकर, जिसमें इंडियन मॉनसून और जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह थोड़ा बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो उसने भी मुझे हेल्प की थी। वहाँ से मैं वीडियोस देखती थी और कुछ चीज़ें अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं जो हेल्प करेगा आपको। एंड देन ज्योग्राफी के लिए अपना मेन सोर्स PYQ को बनाइए, क्योंकि जब आप PYQ सर्च करोगे, और क्योंकि ये GS का पेपर है, आपको आसानी से बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। PYQ सर्च करते हो तो वेबसाइट्स पे बहुत सारे वेबसाइट्स है, तो उसको सर्च करिए। आप उसमें से कोशिश करिए कि आप आंसर राइटिंग के टाइम पे PYQ को लिखो और सर्च करके उसमें पॉइंट्स को ऐड कर दीजिए। तो ये इसने मुझे बहुत हेल्प किया था। नेक्स्ट इज कल्चर के लिए एक ही बेसिक सोर्स था मेरा, नितिन सिंघानिया और फाइन आर्ट्स की NCERT। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वहाँ से कवर हो गया था। एंड देन ऑफ कोर्स PYQ तो करना ही है, PYQ से रिवर्स लर्निंग भी मैंने की थी। अब चलते हैं GS 2 की तरफ। सो GS 2 में पॉलिटी वाला जो सेक्शन है उसके लिए लक्ष्मीकांत एंड टेस्ट सीरीज प्लस PYQ, इसमें से मैंने अपना जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो कंप्लीट किया था। IR के लिए किया था PYQ और करंट अफेयर्स, क्योंकि IR बहुत ही इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ही डायनेमिक है और जो करंट में चलता रहता है आप वही सिर्फ कर पाओगे कवर। सो करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन को रेफर किया था, विजन IAS, आप वो वहाँ से PYQ कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज
गवर्नेंस के लिए मैंने विजन के नोट्स इस्तेमाल किए थे और कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए ओनली IAS का प्रहार मैगजीन। ये दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। आप गवर्नेंस के लिए नोट्स बना सकते हो, यहाँ से एक बार नोट्स बना लीजिए और फिर बहुत ही कम टाइम में आप गवर्नेंस को कवर कर लोगे, एक दिन में गवर्नेंस हो जाता है। तो ये इतना क्रिस्प नोट्स आप बना सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं GS3। GS3 में पहला है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में मेरे साथ GS3 में मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मार्क्स जो है मेरे इसलिए कम होते थे क्योंकि हम जनरली इकोनॉमी के या फिर जो GS3 के आंसर्स है वो बहुत जनरल लिखते हैं, जबकि GS3 में आप सब्जेक्ट्स देखोगे तो वो बहुत ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। साइंस में साइंटिफिक टर्म्स इस्तेमाल करने चाहिए, इकोनॉमी में इकोनॉमिक जार्गन इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये चीज़ें हम ओवर द टाइम सीखते हैं, जो मैंने अपने 3 अटेम्प्ट में सीखा है। सो GS3 में जब इकोनॉमी की बात मैं करूँ तो अपना मेन सोर्स इकोनॉमिक सर्वे को बनाइए। इकोनॉमिक सर्वे लास्ट 3-4 साल के आप कर लीजिए, 2015 से कर लीजिए या फिर 2018-19 से कर लीजिए। आप 2-3 साल के अगर इकोनॉमिक सर्वे कर लेते हो तो आपके पास बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगे जो आप इस्तेमाल कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इन्फ्लेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम जनरली क्या लिखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है उसके बेनिफिट है और इन्फ्लेशन का नुकसान है, जनरल लेमैन लैंग्वेज में। बट आई वुड सजेस्ट कि आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हुआ है, आपके पास इकोनॉमिक टर्म्स है, तो प्लीज आप वो इस्तेमाल करिए। आपको आपके आंसर्स में ये टर्म जरूर होने चाहिए कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, और कैसे इन्फ्लेशन जो है वेज रेट को इफेक्ट करता है, ग्रोथ रेट को इफेक्ट करता है। सो ऐसे जब आप टर्म्स को इस्तेमाल करते हो तब आपके इकोनॉमी के आंसर में वो वेट दिखता है, और वो वेट लाने के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से करना चाहिए। सो मैंने 4-5 साल के इकोनॉमिक सर्वे किए थे और वहाँ से मैंने पॉइंट्स को लिखा हुआ था, इकोनॉमिक टर्म्स लिखे हुए थे। सो ये बहुत ही हेल्प करता है इकोनॉमी में स्पेशली। देन ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स, क्योंकि इकोनॉमी भी डायनेमिक सब्जेक्ट है, और करंट अफेयर्स में जब भी बोल रही हूँ मैंने सिर्फ विजन IAS का करंट अफेयर किया था, मैगजीन्स जो आते हैं। तो आप कोई भी एक मैगजीन पे स्टिक रहिए और उसको पढ़िए, उसको रिवाइज करिए। सो करंट अफेयर्स प्लस PYQ देख के हमें आइडिया आ जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट हम उसका उतना ही सिंपल आंसर लिख देते हैं और मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते। आपको इकोनॉमिक टर्म्स उसमें इस्तेमाल करने चाहिए, इकोनॉमिक वे फॉरवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। अगेन आप पर्सनालिटीज, फाइनेंस मिनिस्टर और ऐसे कोट्स इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ अच्छा है तो वो इस्तेमाल कर सकते हो, फैक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हो। सो इसके लिए करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर का आप इस्तेमाल करिए इकोनॉमी के लिए, जो बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इज साइंस कंप्लीटली करंट अफेयर्स से किया था मैंने, एंड करंट अफेयर्स के साथ मैंने नेक्स्ट IAS का मेंस एडवांस कोर्स था मेरे पास। कि नेक्स्ट IAS की ये पॉलिसी थी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जो भी एनरोल्ड थे लास्ट ईयर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने मेंस एडवांस कोर्स और अपना टेस्ट सीरीज ऑफर किया था। सो मैं उसका पार्ट थी। तो मैंने साइंस के लिए और इकोनॉमी के लिए काफ़ी उन वीडियो कोर्सेज की हेल्प ली है। विभास झा सर जो इकोनॉमी पढ़ाते थे, उनके कोर्स, उनका जो वीडियोस था मेंस एडवांस कोर्स के पोर्टल पे, नेक्स्ट IAS के पोर्टल पे, मैंने वो काफ़ी रेफर किया था और मुझे बहुत आइडिया आया था कि कैसे इकोनॉमी के आंसर्स जो है उसको इकोनॉमिक बनाना है, कैसे इकोनॉमी के टर्म्स को इस्तेमाल करना है। देन साइंस की भी फैकल्टी थी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उन्होंने भी साइंस की चीज़ें कैसे आपको रिलेट करनी है, वो चीज़ें कैसे आपको मल्टीपल प्लेसेस पे इस्तेमाल करनी है, ये बताया था। साइंस के लिए सोली मैंने ये 2 चीज़ें इस्तेमाल की थी, करंट अफेयर्स एंड दोज वीडियोस। नेक्स्ट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। सो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने नोट्स बना ली थी शुरुआत में ही। फोरम IAS, विजन IAS ऐसे इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स आप इस्तेमाल करिए। यू कैन ऑल्सो गो थ्रू प्रहार मैगजीन ऑफ ओनली IAS, उसके मैगजीन्स को भी आप इस्तेमाल करके एक बार नोट्स बना लीजिए एक शीट के। अर्थक्वेक और जो भी डिजास्टर्स हैं, क्लाउड बर्स्ट, हीट वेव्स, तो आप बना लीजिए एक बार नोट्स और वो आपको हमेशा काम आएगा। चैट GPT और नॉर्मली गूगल का इस्तेमाल करके रियल लाइफ एग्जांपल्स ढूंढ लीजिए कि कब कब पर्टिकुलर इवेंट्स, जो पर्टिकुलर कुछ ऐसा डिवास्टेटिंग डिजास्टर आया है। कुछ केस स्टडीज ढूंढ लीजिए कि किसी स्टेट का बेस्ट प्रैक्टिस है क्या, किसी स्टेट ने कुछ ऐसा किया जो कि प्रिवेंट कर सकता है इस डिजास्टर को बहुत ही इफेक्टिवली। तो ऐसी चीजें हेल्प करेगी आपको आपके आंसर्स को अच्छा बनाने में। सो मैंने नोट्स बना लिए थे एंड देन करंट अफेयर्स और चैट GPT वगैरह के थ्रू मैं उसी में ऐड ऑन करती जाती थी। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट में भी करंट अफेयर्स एंड PYQ, क्योंकि आप GS3 देखोगे तो ये पूरा जो पेपर है वो बहुत ही डायनेमिक है। आप करंट अफेयर्स के बिना इस पेपर को इमेजिन नहीं कर सकते। सो एनवायरमेंट के लिए भी करंट अफेयर्स एंड PYQ, सिक्योरिटी के लिए अगेन करंट अफेयर्स एंड PYQ, और आप मैप्स वगैरह बना सकते हो जो हमने आंसर राइटिंग में टेक्निक्स में इस्तेमाल की थी, हमने बात की।
तो वो हेल्प करेगा। स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि सीपी क्लासेस Sleepy classes. Sleepy classes. Sleepy classes. Sleepy classes. Sleepy classes. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस। आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी हैं। स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. Sleepy classes is one of those मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। नेक्स्ट इज GS4। GS4 में मेरे पास बेसिक क्लास नोट्स थे मेरे। मैंने सूरत में ही कोचिंग की थी एक साल की, तो वहाँ पे एक बेसिक नोट्स मेरे पास क्लास नोट्स पहले से अवेलेबल थे। उसके बाद मैंने हर टॉपिक को सर्च कर करके ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है, जैसे कि दृष्टि IAS है, फोरम IAS है, mrinal.org है, ऐसी जगहों से मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स उठा के ऐसे रैंडमली की एटीट्यूड में और क्या चीज़ मैं एक्स्ट्रा लिख सकती हूँ, वो चीज़ें सर्च कर करके मैंने अपने पॉइंट्स ऐड किए थे अपने नोट्स में। देन PYQ बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि एथिक्स बहुत ही कंसाइज सिलेबस है, क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो PYQ को आप सर्च करिए और 2-3 साइट से पढ़िए और कुछ आंसर्स, कुछ कोड्स, ये सब आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे न्यूज़पेपर में आप देखोगे कि कहीं पे मान लीजिए वायलेंस हो रहा है, नूह में वायलेंस हो रहा था, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लिखिए मॉब लिंचिंग का कोई एग्जाम्पल आया है, मोरल करप्शन का कोई एग्जाम्पल आया है, तो आप वो सब उसमें लिख सकते हैं अपने एग्जाम्पल्स के तौर पर। देन टेलीग्राम चैनल मैंने ज्वाइन किया था डेली आंसर राइटिंग के लिए, और वहाँ से मैं कुछ क्वेश्चंस उठा के ब्रेनस्टॉर्म करती थी, और ब्रेनस्टॉर्म करते करते स्क्रिबल करती थी कि मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, और कुछ बेस्ट आंसर्स वहाँ पे पिन करके रखे जाते थे, और उस बेस्ट आंसर्स को देखकर उसमें से भी मैं पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में लिखती थी, ताकि ये नोट्स मैं एग्जाम में हॉल में जाने से पहले पढ़ लूँ और वहाँ पे तुरंत चीज़ें रिलेट कर पाऊँ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अगर ऐसे की बात करें तो कोई पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं है ऐसे में, आप GS के लिए जो पढ़ते हो उससे काफ़ी कुछ कर सकते हो। ऐसे के लिए एक सोर्स जो है मैंने बहुत यूज़ किया था, वो है टॉपर्स की आंसर कॉपी। तो पूरे आंसर राइटिंग या पूरे मेंस की प्रिपरेशन में मैं एक चीज़ आपको ज़रूर एडवाइस करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ टॉपर्स के आंसर कॉपी देखिए, ताकि आप अपने गैप्स को आइडेंटिफाई कर पाओ। आप रियलाइज़ करोगे कि क्यों ये टॉपर्स हैं, क्यों इनका सिलेक्शन हुआ है, और आपको कम मार्क्स क्यों मिल रहे हैं, या फॉर दैट मैटर आपके आंसर्स में क्या कमी है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको टॉपर्स की आंसर कॉपी देखनी चाहिए। आप देखोगे तो पाओगे कि ओके हाँ, हर पॉइंट पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हर पॉइंट पे कुछ चीज़ सब्सटैंशियल लिखी हुई है, और ऐसे ही वेग बातें नहीं करनी है। तो वो चीज़ आप धीरे धीरे सीखोगे जब आप आंसर्स को पढ़ोगे, आप रिलेट करोगे। तो मेरी केस में इसने बहुत हेल्प किया था। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो मैंने PYQs के सॉल्व पेपर लिए थे। IAS हब के पेपर्स हैं, उनके बुकलेट्स हैं, जिन्होंने कुछ पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए आप वो स्टूडेंट हो जिसने PYQs को खुद से लिखा हुआ है, तो आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए आपने नहीं लिखा है, पहले से आपके पास कुछ नहीं है PYQ के लिए, देन प्लीज़ ये बाय कर सकते हो, आप परचेज कर सकते हो, या कोई और चीज़ परचेज कर सकते हो जिसमें PYQ को सॉल्व करके लिखा हुआ हो, क्योंकि वो हेल्प करता है आपको जानने में और एक्स्ट्रा कंटेंट एक्सट्रैक्ट करने में। देन ऑप्शनल के लिए भी मैंने शून्य IAS का सॉल्व पेपर खरीदा था, जो मुझे PYQ के लिए बहुत ही हेल्प किया था। ऑनलाइन सर्च बेस्ट ऑप्शन है। आप PYQ को एज इट इज सर्च करिए, आपको बहुत सारे साइट मिलेंगे और बहुत सारा अलग अलग कंटेंट एग्जाम्पल मिलेगा, जो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। देन नोट मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट मेकिंग करिए। नोट मेकिंग 2 स्टेज पे हो सकता है, पहले प्रीलिम्स के पहले वाला स्टेज और प्रीलिम्स और मेंस के बीच वाला स्टेज। तो ये जो दूसरा स्टेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आप जो भी पढ़ रहे हो उसको थोड़ा बहुत कहीं पे नोट बना सकते हो। मैं क्या करती थी, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जब भी करंट अफेयर्स पढ़ती थी तो उसके नोट्स बना लेती थी। ऑफकोर्स आप सारे टॉपिक्स के नोट्स नहीं बना सकते, लेकिन जब आप पूरे थ्रू आउट द ईयर कोई चीज़ बहुत न्यूज़ में है और आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि शायद ये क्वेश्चन पूछ ले, एंटी डिफेक्शन बहुत न्यूज़ में था और आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि एंटी डिफेक्शन आ जाएगा। आर्टिकल आया था कि CJI ने कहा था विमेन्स रोल इन जुडिशरी इज इम्पॉर्टेंट, तो वो आ सकता है ना क्वेश्चन, और आया भी था। तो ऐसी चीज़ों को आप क्या करिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले या तो जब आप अपने सेंटर के पास जाओगे और वहाँ पे रुकोगे तो वहाँ पे पढ़ने के लिए आप वो नोट्स ले जा सकते हो। आप बल्कि मैगजीन्स नहीं ले जा पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए जो एकदम क्रिस्प होने चाहिए। सो मैं ऐसे ही नोट्स बनाती थी कि मैंने पेपर को
ऐसे फोल्ड करके और चारों तरफ वो लिखा रहता था लाइक दिस, ऐसे। ये रूल्ड पेजेस हैं, मैं प्लेन पेपर्स पे बनाती थी, A4 शीट पे। ऐसे करके आप नोट्स बना सकते हो। और मेरे केस में मैं बहुत छोटी हैंड राइटिंग में बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनाती थी, ताकि वो बहुत ही बल्कि ना हो और मुझे पढ़ने में ज़्यादा डर ना लगे कि इतना सारा कैसे होगा। सो आप ये छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हो जो बहुत ही हेल्प करेगा। फैक्ट्स का, ग्राफ का, कोटेशंस का, इन सब के शीट्स अलग रखिए। लाइक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अलग शीट रखिए, एथिक्स के लिए एग्जाम्पल की अलग शीट रखिए। तो इससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। आप उन चीज़ों को रिवाइज करके तुरंत एग्जाम हॉल में जा सकते हो। ये जो एग्जाम है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, वी ऑल नो। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट है उसका मेंस, सबसे डिफिकल्ट पार्ट है उसका आंसर राइटिंग, जिसमें हमें खुद को बहुत ज़्यादा बूस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए वही कुछ जनरल एडवाइजेस दूंगी मैं कि प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिए। F² C² का रूल फॉलो करिए, फोकस एंड फेथ। F² and C² इज कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी। अगर ये आप फॉलो करते हो तो आप ज़रूर कुछ कर पाओगे। खुद को मोटिवेटेड रखिए, खुद को हेल्दी रखिए। मेंस के टाइम पे मैं बीमार पड़ रही थी बार बार, जिसने मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, पैनिक फील कर दिया था, पैनिक होता था मुझे बहुत कि कैसे होगा। बट ठीक है, काम रखिए खुद को, खुद का कंपोजर मेंटेन रखिए, तो आप कर पाओगे किसी भी सिचुएशन में। फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, डेली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहना चाहिए आपको। मैं योगा करती थी डेली, सूर्य नमस्कार और कुछ बेसिक आसन्स, कपालभाति वगैरह कर लेती थी, जिससे मन मेरा शांत रहता था, बॉडी एक्टिव रहती थी। एंड मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करिए हर रोज़ 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपको ठीक लगे। मैं रोज़ मेडिटेशन करती थी और मुझे लगता है कि फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको उसी से आएगा। डिसिप्लिन का जो बेसिक फंडामेंटल वो रिक्वायरमेंट है वो इसी से फुलफिल होगा। तो बस ये जनरल टिप्स हैं जो आपको फॉलो करते रहना चाहिए। आप ब्रेक ले सकते हैं बीच बीच में, आप अपनी हॉबी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मूवीज देखना पसंद है, खाना बनाना पसंद है, जो मुझे पसंद था, मैं ये करती थी, तो आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू करिए, ब्रेक्स लीजिए, अपने जो क्लोज वंस है उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। आप अपनी फैमिली के साथ डिनर कर सकते हो। ऐसी चीज़ें बहुत ही हेल्प करती है। सो ऐसे एडवाइस के साथ ये सेशन हम ख़त्म करेंगे। एंड थैंक्स टू DKT जिसके थ्रू मुझे ये सब शेयर करने का मौका मिला है। आई होप आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।